नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि इस समय हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। अपनी टूटी फूटी बातों में हम आपको संविधान समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भाग 4। और देखिए, हमने भाग 4 पहले भी पढ़ा दिया था, मगर उसकी आवाज़ जो थी वीडियो की वो सही नहीं थी, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम फिर से ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 4। और क्या है इसमें, तो दोस्तों इसमें नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। और अंग्रेजी में दोस्तों बात करें तो उसको डीपीएसपी शॉर्टकट में कहते हैं। और डीपीएसपी का पूरा नाम दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, इतना हम लोग समझ रहे हैं। और दोस्तों यह भाग 4 दोस्तों आर्टिकल आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, 36 से 51 तक हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे इन आर्टिकलों में। ठीक है, और यह भाग 4 है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य होता है। और जितने भी संविधान के, मान लें हम संविधान के भाग की बात करें, तो संविधान के दोस्तों जितने भी पार्ट हैं, 22 पार्ट हैं, आप लोग जानते हैं, 395 आर्टिकल हैं। तो हर एक आर्टिकल और हर एक पार्ट का दोस्तों कुछ ना कुछ उद्देश्य है, तभी उनको बनाया गया है? तो इस पार्ट का दोस्तों क्या उद्देश्य है, हम लोग इसको जानेंगे, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि जो इसका उद्देश्य है वह लोक कल्याणकारी राय एवं आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है दोस्तों। ठीक है, समझ गए आप लोग। और दोस्तों चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। ठीक है, और बेल आइकन, घंटा प्रेस, ये सब कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पर आएंगे। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 36 दोस्तों देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, परिभाषा बताया। किसकी परिभाषा, डीपीएसपी की जो परिभाषा है, इसके बारे में दोस्तों आर्टिकल 36 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, और दोस्तों फिर है 37, आर्टिकल 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यह दोस्तों न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, यानी कि हम लोग इस पार्ट के अंतर्गत दोस्तों कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ये कह के कि देखिए मेरे आप मतलब कि कोई भी याचिका नहीं दायर कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने 37 पढ़ा, और यह कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं है। आप लोग ये जाना इसमें, कोर्ट में यानी कि हम लोग उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं इस मैटर को लेकर, कि देखिए जो आर्टिकल 36 से 51 तक जितने भी आर्टिकल हैं उनमें जितनी भी बातें हैं, इन बातों को लेकर दोस्तों हम लोग कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते कि राज्य हमें ये काम दे या ना दे, वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोग इसके लिए कोई भी अपील कोर्ट में नहीं कर सकते हैं या कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह परिवर्तनीय ही नहीं है, इस पर कोर्ट कोई सुनवाई ही नहीं करता है। आर्टिकल 36 से 51 तक, यानी कि पार्ट 4 की हम बात करें तो। ठीक है, अब दोस्तों आर्टिकल 38 हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की स्थापना की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की दोस्तों इसमें क्या स्थापना की गई है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में दोस्तों क्या बताया गया है कि संसाधनों का उचित वितरण या समान वितरण हो, एवं एक कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए दोस्तों समान वेतन। इसमें क्या बताया गया है, देखिए आर्टिकल 39। ठीक है, संसाधन जो भी हैं, जो राज्य जो संसाधन देते हैं ग्राम पंचायतों को, या जो पर्सनल जो देते हैं, तो वह सबके लिए होना चाहिए, वह समान वितरण हो, यानी कि वो हमें दे दिया आपको ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो उन्होंने मुझे दिया तो आपको भी दे, समान उसका वितरण करें। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों बताया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य मतलब ये ना करे कि जैसे कोई मेल है और कोई फीमेल है, मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों, और दोनों लोगों की पोस्ट जो है वो एक ही है, तो राज्य ये नहीं कह सकते कि देखिए भैया आप मेल हैं, आप पुरुष हैं, तो आप 40,000 ले लीजिए, आप महिला हैं तो आप
30,000 ले लीजिए या 35,000 ले लीजिए। तो ऐसा नहीं होगा, उनको एक समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है इसमें, ठीक है, कि आप समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए, ठीक है। ये राज्य करते हैं। और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये सब राज्यों के अधीन आते हैं। यदि राज्य चाहें तो ये इसका फ़ायदा हमें दे सकते हैं, और नहीं तो नहीं दे सकते हैं, ना चाहें तो नहीं दे सकते। हम लोग लड़ नहीं सकते क्योंकि ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट तो है नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, इसलिए। और दोस्तों आर्टिकल 40 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है कि आप ग्राम पंचायतों का एक संगठन बनाइए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपने देश में बहुत सारे गांव हैं बिखरे पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गाँव बिखरे पड़े हुए हैं। तो इसमें बताया गया है आर्टिकल 40 में कि आप जितने भी गाँव बिखरे पड़े हैं इनका एक ग्राम पंचायत बनाएं। और उस फिर ग्राम पंचायत में जो 3 स्तरीय ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसको आप लागू करिए। यहाँ पे पंचायत का चुनाव करवाइए, प्रधान बनवाइए, मुखिया बनवाइए, ये सब चुनिए और फिर उनके द्वारा दोस्तों डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है। तो किस में बताया गया है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान किया गया है कि जितने भी ग्राम पंचायत थे, जितने भी गांव हैं उनको आप ग्राम पंचायत में बदलें, उनको आप पंचायत बनाएं, उनका आप संगठन करें, ठीक है, संगठित करें सभी गांवों को। और दोस्तों आर्टिकल 41 में देखिए क्या बताया गया है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। देखिए दोस्तों कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करने की बात कही गई है कि कुछ दशाओं में। अब कुछ दशा क्या हुई दोस्तों, तो देखिए एग्जाम्पल में दोस्तों बुढ़ापे में पेंशन मिलती है ना, वृद्धा पेंशन योजना के तहत आप को वो सरकार जो राज्य सरकार जो है वो अपने स्टेट की जनता के लिए दोस्तों क्या करें, बुढ़ापे यदि वो बुढ़ापे की बात कर रहे हैं तो बुढ़ापे में पेंशन दें, ठीक है। और जो विकलांग है दोस्तों उनको वो गाड़ी दी, 3 पहिया गाड़ी आप लोगों ने देखा होगा, तो वो गाड़ी की व्यवस्था कौन करवाए, राज्य सरकार कराए अपनी जनता के लिए, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कॉम्पनसेशन की बात होती है कि हमारे यहाँ जो क्षतिग्रस्त हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी के जलने से मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक जो मृत्यु हो जाती है कोई मतलब कि हाँ जैसे कि किसी के ऊपर दीवार गिर गई है, कोई जल गया है, किसी को एक्सीडेंट किसी का हो गया, तो उस व्यवस्था उस दशा में दोस्तों हमारी जो राज्य सरकार है वो कॉम्पनसेशन देती है या मुआवजा देती है। तो वो दोस्तों आर्टिकल 41 के तहत ही वह कॉम्पनसेशन दिया जाता है, ठीक है, आप लोग ये समझे। अब दोस्तों आर्टिकल 42 हम लोग समझ लेते हैं कि आर्टिकल 42 ये क्या है। दोस्तों इसमें न्याय संगत मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता की बात कही गई है। अब ये क्या है दोस्तों, तो न्याय संगत मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता तो समझ ही गए होंगे हैं, हाँ। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है कि मान लीजिए कोई मेल और फीमेल यानी कि पति और पत्नी दोस्तों वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि उनकी पत्नी जी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का टाइम आने वाला है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि 1.5 मंथ पहले उनको छुट्टी दे दिया जाए। 1 मंथ मतलब 1.5 महीने पहले दोस्तों उन्हें छुट्टी दे दिया जाए कि आप घर जाइए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिलीवरी के बाद भी 1.5 मंथ की छुट्टी पर वो रहेंगी, उन्हें छुट्टी दी जाएगी। तो मतलब 3 मंथ की छुट्टी पत्नी जी के लिए, और यदि पति भी हैं तो उनको भी 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक उन्हें छुट्टी दे दी जाए। अब क्यों दे दी जाए, क्योंकि भैया उनकी पत्नी जी हैं पहले चली गई हैं, अभी 15 दिन बाद में जाएंगे। क्योंकि देखिए ये पहले इसलिए जाए क्योंकि इन्हें आराम की ज़रूरत तब होती है, ठीक है। तो ड्यूटी वो कैसे करेंगे, उनको आराम की ज़रूरत है, तो उनको पहले छुट्टी, फिर उनके जो पति जी हैं उनको 15 दिन पहले छुट्टी दे दिया जाता है कि आप जाइए भैया गोला वाला की व्यवस्था कराइए, गोला भी तो आपको ही दगाना है ना, मिठाई उठाई किसको बांटना है, पति जी को बांटना है। तो वो जाएं 15 दिन पहले मिठाई वगैरह बांटे, ऑर्डर दें, गोला वोला दगाएँ हैं, दीपक वगैरह जलाएं, क्योंकि अब भैया डिलीवरी हो गई है, मान लीजिए आप होने वाली है या हो गई है, और पत्नी जी को अपने हॉस्पिटल वगैरह कौन लेकर आएगा जाएगा डिलीवरी के टाइम। तो इसके लिए 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक दोस्तों उनके पति को भी छुट्टी दी जाती है,
ठीक है। और मान लीजिए कि पति नहीं है, सिर्फ एक महिला ही है, तो उनको 3 महीने की मान लीजिए कि छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। और दोनों लोग हैं तो 15 दिन ये भी, और 1.5 महीने ये छुट्टी पर जाएंगी, ठीक है। और इस सिचुएशन में दोस्तों इनकी जो सैलरी वो नहीं कटेगी, उनका पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है। यह दोस्तों बात किस में कही गई है? आर्टिकल 42 में कही गई है, ठीक है, अनुच्छेद 42 में कही गई है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 43। आर्टिकल दोस्तों 43 क्या है? निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी बोले तो दोस्तों जो कार्य किया है उसकी मजदूरी, ठीक है, इसको दिया जाए। और उसके बाद में एवं कुटीर उद्योग, निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग की व्यवस्था कौन कराए? राज्य सरकार कराए, ठीक है। राज्य सरकार गांवों में, ग्राम पंचायतों में कुटीर उद्योग की व्यवस्था करे, जिससे कि बेरोजगारी की दर को घटाया जा सके, लोगों को रोजगार दिया जा सके, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों निर्वाह मजदूरी दी जाए, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों आर्टिकल 44 देखिए, आर्टिकल 44, इसमें ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें समान नागरिक संहिता की बात कही गई, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई। किसमें? अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों क्या है? तो इसमें ये बताया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जितने भी दोस्तों धर्म हैं भारत में, उनके लिए एक समान कानून बनाया जाए और उस कानून से दोस्तों पूरे देश को चलाया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी मान लीजिए जो कानून है, कुछ लोग कहते भैया हम तो नहीं मानेंगे, सिविल कानून अलग है, क्रिमिनल कानून अलग है, तो ये सब नहीं, एक कानून हो दोस्तों और सभी लोग उसको माने, तो उससे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो सभी पर अप्लाई हो, वह सभी पर लागू हो, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बताया गया है आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता बिल या कोड, ठीक है। अब दोस्तों आर्टिकल 45 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 45 में बताया गया है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे जब जन्म लेते हैं, बच्चियाँ जब जन्म लेती हैं, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, 0 से जब जन्म लेते हैं और 6 साल तक, ठीक है, फ्री हेल्थ और फ्री एजुकेशन की व्यवस्था कौन कराएगा? राज्य कराएगा। आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जब बच्चों का जन्म होता है तो आशा बहुएं आती हैं, डॉक्टर आते हैं, डीपीटी की इंजेक्शन और बहुत सारे इंजेक्शन लगाती हैं, ठीक है। तो मतलब वो क्या होता है, वो वैक्सीन होती है, टीबी की वैक्सीन हो गई दोस्तों, पोलियो की हो गई और बहुत सारी चेचक वगैरह, इन सब की वो वैक्सीन होती है जो बच्चों को फ्री में दिया जाता है। क्या आपसे पैसा लेते हैं? डॉक्टर लोग नहीं लेते हैं। तो यह दोस्तों आर्टिकल 45 में बताया गया है कि ये व्यवस्था जो है राज्य सरकार अपनी राज्य की जनता के लिए करेंगे, ठीक है। और फिर उन बच्चों के लिए जो जन्म लिए हैं उनको फ्री हेल्थ और फ्री एजुकेशन यानी कि शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार कराएंगी और कराती हैं। आप लोग देखते हैं बच्चों को, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजा जाता है, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, दरिया वगैरह उनको मिलती है, खीर वगैरह मिलती है, तो उनको फ्री दिया जाता है ना, कभी पैसे नहीं लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? नहीं, ऐसा होता, फ्री होता है ये। तो ये बात दोस्तों किस में बताई गई है? आर्टिकल 45 में ये बातें बताई गई हैं, ठीक है, कि जब बच्चे जन्म लें तो उनको फ्री हेल्थ 6 साल तक और उनकी फ्री एजुकेशन की व्यवस्था राज्य सरकार कराएंगी। और अब मान लीजिए कि ये 0 से 6 हो गया, अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दोस्तों क्या होगा? तो ये हमारे मूल अधिकार में बताया गया है, किसमें? आर्टिकल 21 का में दोस्तों, आर्टिकल 21 का में दोस्तों बताया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ की व्यवस्था, ये हम लोगों का मूल अधिकार है। हम लोग तो मूल अधिकार, आप लोग जानते हैं कि मूल अधिकार को तो हम लोग लेकर ही रहते हैं, नहीं? तो अब ये मिटाना पड़ेगा, फिर आपको जो बचे हुए हैं आर्टिकल हम उनको आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? 45 तक पढ़ लिया था, 46 पढ़ेंगे। देखिए इसमें बताया गया SC/ST के लिए शिक्षा, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया। किसके? SC/ST के लिए, ठीक है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन सब के न्याय के बारे में बताया गया, वर्णन किया गया, ठीक है। और आर्टिकल 47 देखिए, अल्कोहल निकोटीन बैन, यानी कि दारू और शराब
और तंबाकू, इस पे बैन लगाए। कौन? राज्य सरकार बैन लगाए। मगर आप लोग जानते हैं कि बैन कौन का है भैया? कमाई इसी से करते हैं। यहाँ देखा ही हुआ कि कोरोना टाइम में कि दारू का ठेका लो भैया खुला हुआ है, आइए पीजिए भैया, सब कुछ बंद है मगर दारू का ठेका खुला है, शराब का ठेका खुला था, देखा था आपने? मगर इसमें क्या बताया गया दोस्तों कि ये शराब का जो ठेका है इसको बैन किया जाए, ठीक है, निकोटीन को बैन किया जाए, एंड मतलब और पोषाहार स्वास्थ्य के लिए राशन मिड डे मील का प्रयोग किया जाए। राज्य सरकार क्या करे दोस्तों? स्वास्थ्य के लिए, हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए मिड डे मील की व्यवस्था करे, राशन की व्यवस्था करे। तो करती हैं, देखते हैं ना कि जो हम लोगों को राशन मिलता है प्रत्येक मंथ, सभी को मिलता है, तो वो किसके अंतर्गत मिलता है दोस्तों? आर्टिकल 47 के अंतर्गत राज्य देती हैं हमें, ठीक है। आर्टिकल 47 के अंतर्गत हम लोगों को राशन मिलता है और बच्चों को मिड डे मील मिलता है स्कूलों में, है। और जो शराब और जो तंबाकू की जो उसमें बैन की बात कही गई है, तो बैन तो नहीं कर सकते हैं राज्य, कहीं कहीं बैन भी है और कहीं कहीं बैन नहीं है, वो उनका पर्सनल मैटर, वो लोग समझें, ठीक है। हम लोग चैलेंज तो कर नहीं सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 48 में क्या बताया गया है दोस्तों? इसमें बताया गया है कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं की बढ़ोतरी के लिए दोस्तों गौशाला की व्यवस्था कराए। और कौन कराए? राज्य सरकार कराए, ठीक है, इन सब की व्यवस्था कराएं। और इसके बाद में दोस्तों आर्टिकल 48 का में दोस्तों बताया गया है पर्यावरण संरक्षण करें। राज्य जो है वह पर्यावरण को बचाने के लिए उनका संरक्षण करें, ठीक है, जिससे कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बची रहे, विलुप्त ना हो, खत्म ना हो, ठीक है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक है दोस्तों। आर्टिकल 49 में दोस्तों बताया गया कि राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय धरोहर, प्राचीन मंदिर या इमारतों का संरक्षण किया जाए। यानी कि जो प्राचीन मंदिरें हैं, प्राचीन इमारतें हैं, प्राचीन धरोहरें हैं, इनका राज्य सरकार क्या करे? संरक्षण करे, इनकी देख रेख करे, समय समय पर इनकी डेंटिंग पेंटिंग करवाए, ठीक है। तो इनका जो देख रेख जो करता है वो राज्य सरकार करता है। और किस फोर्स के द्वारा दोस्तों किया जाता है? तो वह है दोस्तों CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। CISF वाले आप लोग जानते हैं कि आप लोग जब यहाँ जाएंगे, जैसे कि ताजमहल चले जाएं, वहाँ आपको CISF के जवान मिल जाएंगे, ठीक है, या कोई प्राचीन मंदिर चले जाएं, वहाँ पर आप CISF वाले मिल जाएंगे। और जैसे कि लाल किला चले जाएं, या कहीं भी चले जाएं जो प्राचीन हैं, प्राचीन धरोहर हैं, तो वहाँ पर दोस्तों CISF वाले आपको मिल जाएंगे, जो उनकी संरक्षण के लिए लगे होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए लगे होते हैं, ठीक है। और कौन करेगा? राज्य सरकार करेंगे, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। और दोस्तों आर्टिकल 50 में बताया गया है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। कार्यपालिका दोस्तों क्या है? हमारी राज्य विधानमंडल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। और जो हमारी कोर्ट हैं, ठीक है, हमारी जो कोर्ट हैं उनको हम लोग कहते हैं न्यायपालिका, ठीक है। अब दोस्तों बचा है आर्टिकल 51 जो कि इसका लास्ट है। और हम लोग आर्टिकल 51 में दोस्तों देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है दोस्तों आर्टिकल 51 इंटरनेशनल शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें ये बातें कही गई हैं। आर्टिकल 51 जो कि लास्ट है, इसमें ये में क्या बताया गया है कि इंटरनेशनल शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि राज्यों के द्वारा किया जाए।